हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 7th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। और हम थे पेज नंबर 48 पर, जहां हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। अभी हम देखेंगे मेटल्स के ऊपर हवा और पानी का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। और मेटल्स में सबसे पहले बात करते हैं आयरन की, लोहे की। यू वुड हैव ऑफन नोटिस्ड, आपने अक्सर देखा होगा, दैट आयरन ऑब्जेक्ट्स डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स व्हेन लेफ्ट इन दी ओपन फॉर अ फ्यू डेज। लोहे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर कुछ दिनों के लिए आप ओपन में उनको रख दे तो उन पर एक ब्राउन डिपॉजिट आपको दिखाई देगा। एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर दिखती है। ये देखिए, जैसे ये कोई पुराना लॉक है, लोहे का बना हुआ है, तो ये ब्राउन कलर का डिपॉजिट आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर। इसी तरह से पुराने जो लोहे के गेट्स होते हैं उन पर भी आपको ये ब्राउन डिपॉजिट दिखेगा। इसे हम कहते हैं रस्ट। हिंदी में कहते हैं जंग लगना या रस्टिंग। पुरानी कोई बाइसिकल अगर देखिए आपने, उसकी चेन पर आपको जंग देखने को मिलेगा। सिमिलरली नेल्स के ऊपर, कीलों के ऊपर, या आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। अब क्वेश्चन है, इन विच कंडीशंस वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स। ये जो ब्राउन डिपॉजिट है, किन कंडीशंस में आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर ये ब्लैक डिपॉजिट मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ड्राई एयर ओनली, सिर्फ सूखी हवा जिसमें मॉइस्चर ना हो, वाटर कंटेंट ना हो, क्या उसके कांटेक्ट में आने से लोहे पर जंग लग जाता है, या फिर सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में आने पर, या फिर दोनों एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने पर। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया है, इससे आपको आंसर मिलेगा ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो पहले सावधान रहना है, जब आप हैंडल करेंगे आयरन नेल्स को तो केयरफुली हैंडल करना है। इसके लिए आप 3 शाइनिंग आयरन नेल्स लेंगे जिनके ऊपर जंग ना लगा हो। और अगर पुरानी आयरन नेल आप ले रहे हैं तो मेक श्योर कि वो जो ब्राउन डिपॉजिट है उसको आप रिमूव कर ले। रिमूव कैसे करेंगे? सैंड पेपर से उसके सरफेस को स्क्रब करिए तो वो हट जाएगा। नाउ टेक 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल्स। 3 बिल्कुल साफ ड्राई ग्लास बॉटल्स ले लीजिए, या टेस्ट ट्यूब्स भी आप ले सकते हैं, जिसमें टाइट फिटिंग कैप्स हो या फिर स्टॉपर्स हो। उनको लेबल कर लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आज ABC। नाउ टेक 3 आयरन नेल्स, 3 लोहे की कील ले लीजिए, एंड टाई ईच आयरन नेल विद अ थ्रेड। एक धागे से इस तरह से आपको उन तीनों कीलों को बांध देना है। प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल। सिलिका जेल आपने देखा होगा, जनरली घरों में भी होता है, जो हवा से मॉइस्चर को सोख लेता है। ये देखो, इस तरह के छोटे पाउच आते हैं सिलिका जेल के। कोई नया बैग अगर आप ले, कई बार उसमें भी ये जो शॉपकीपर्स हैं वो रखते हैं, क्योंकि मॉइस्चर लगने से क्या होता है, जब स्पेशली मॉनसून सीजन होता है तो मॉइस्चर की वजह से फंगस लग जाती है कपड़ों में, बैग्स में, घरों में भी कई बार, तो लोग ये सिलिका जेल रखते हैं। और पैकेट ओपन अगर आपने कभी किया हो तो इस तरह का ये दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा भी पार्ट आपको स्वॉलो नहीं करना है, खाना नहीं है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। ओके, तो आप सिलिका जेल लेंगे एक ग्लास बॉटल में। पहली बॉटल में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ सिलिका जेल रख दिया। उससे क्या होगा, सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई। वो हवा को ड्राई करता है। अगर हवा में थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट है भी, पानी है भी, तो वो उसको सोख लेगा। इट इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन स्मॉल पाउचेस इन द मेडिसिन बॉटल्स। जैसे हमने देखा भी, ये स्मॉल पाउचेस होते हैं इसके। इस तरह से ओपन ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे स्मॉल पाउचेस में आता है। अक्सर आपने जो मेडिसिन बॉटल्स होती है या वाटर बॉटल्स होती है उनके अंदर भी रखते हैं, ताकि हवा जो बंद है उसमें अगर मॉइस्चर है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर ले। शू बॉक्सेस में, पर्स में जो आप खरीदते हैं उनमें ये होता है, टू कीप देम ड्राई, उनको ड्राई रखने के लिए। ठीक है, तो पहली बॉटल में आपने क्या करना है, सिर्फ हवा होगी और उसमें भी सिलिका जेल हवा में, यानी कि ड्राई कर देगा हवा को बिल्कुल, उसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा। नाउ प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल बी। बी ग्लास बॉटल में आपको एक आयरन नेल रखनी है, एंड पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। वाटर को पहले बॉईल करिए, उबाल लीजिए, फिर ठंडा कर लीजिए। उससे क्या होगा, उसके अंदर की डिजॉल्व गैसेस रिमूव हो जाएगी। अगर हवा है भी पानी के अंदर थोड़ी डिजॉल्व, तो वो हट जाएगी।
into it until the iron nail is completely dipped in it. तब तक आप पानी डालते रहेंगे जब तक पूरी जो आपकी नेल है, कील है, वो पानी के अंदर डूब ना जाए. Now pour some oil to form a layer over the surface of the water. और पानी के सरफेस के ऊपर आप फिर से ऑयल की एक लेयर डाल देंगे. ऑयल डालेंगे तो अपने आप वो ऊपर सरफेस पर आ जाएगा, जिससे कि हवा अंदर ना पाए. ऑयल उसको ब्लॉक कर लेगा. जो लेयर है ऑयल की सरफेस पर, वो प्रिवेंट करेगी एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर, कि एयर वापस से पानी के अंदर डिजॉल्व ना हो. कैप द ग्लास बॉटल टाइटली, अच्छे से उसको उस पर कैप लगा देंगे. अब एक आयरन नेल आप बॉटल सी में रखेंगे एंड पोर सम वाटर सो दैट द आयरन नेल इज पार्शियली डिप्ड. इस तरह से रखना है कि पार्शियली वो डिप्ड हो, आधी अंदर आधी बाहर हो. कीप दिस ग्लास बॉटल अनस्टॉप्ड, यानी कि अनस्टॉपर्ड. इस पर आपको स्टॉपर लगाने की, कैप लगाने की जरूरत नहीं है. इसको वैसे ही छोड़ दीजिए कि जो नेल है उसको वाटर भी मिलता रहे और साथ ही साथ हवा भी बाहर से. दिस अलाउज द आयरन नेल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर. दोनों हवा और पानी के कॉन्टैक्ट में आपकी जो नेल है वो आएगी, जैसा फिगर में आपको शो किया गया है. अब इन तीनों ग्लास बॉटल्स को अनडिस्टर्ब रख दीजिए, छेड़ना नहीं है बार बार, रूम टेम्परेचर पर. और 8 से 10 दिन के बाद आप ऑब्जर्व करिए. तो देखो कुछ ऐसी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी 8 से 10 दिनों के बाद. ए, बी, सी तीनों बॉटल्स में नेल आपको ऐसी दिखाई देगी. ए, बी एंड सी. सी में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर भी रस्ट मिलेगा थोड़ा, क्योंकि हवा में मॉइस्चर है. और यहाँ पर पानी के अंदर जो डिप्ड पार्ट है उसमें तो बहुत ज़्यादा. सो आपकी ऑब्जर्वेशन आपको टेबल में फिल करनी है. प्रेजेंस ऑफ वाटर. ए में वाटर प्रेजेंट था नहीं, एयर प्रेजेंट थी, यस. ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है कोई भी रस्ट उसके ऊपर हमें देखने को नहीं मिला, कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं है. यहाँ पर आप नो रस्ट लिख देंगे. नो ब्राउन डिपॉजिट या नो रस्ट लिख दीजिए. एग्जैक्ट वर्ड रस्ट है ब्राउन डिपॉजिट के लिए. बी में क्या वाटर प्रेजेंट है? यस. क्या एयर प्रेजेंट है? नो. बी में हवा नहीं है, क्योंकि वाटर के अंदर की एयर हमने पहले ही उसको रिमूव कर दिया था वाटर को बॉईल करके. और ऊपर ऑयल था, जिसकी वजह से बाहर की एयर भी अंदर नहीं आ पाई थी. तो इसमें भी कोई रस्ट आपको नहीं दिखेगा. नो रस्ट, नो ब्राउन डिपॉजिट. सी में वाटर है, बिल्कुल एयर है, बिल्कुल ऊपर एयर भी है, यस यस. और इसमें रस्ट भी आपको दिखेगा. रस्ट इज फॉर्म्ड. रस्ट फॉर्म होगा या फिर ब्राउन डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. अब इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट से हमारा कंक्लूजन है कि रस्ट सिर्फ तभी फॉर्म होता है जब आयरन दोनों एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है. हवा और पानी दोनों जरूरी है रस्टिंग के लिए, रस्टिंग के प्रोसेस के लिए. इट इज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया दैट ग्लास बॉटल ए एंड बी, जिनमें नेल को आपने रखा था, उनके ऊपर दे डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट्स. कोई ब्राउन डिपॉजिट्स नहीं है. नाउ व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? अब ये ऑब्जर्वेशन क्या शो करती है? ये शो करती है कि ब्राउन डिपॉजिट्स या फिर डिसकलरेशन, कलर चेंज हो जाना, आयरन नेल्स के ऊपर डू नॉट डेवलप व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इन ड्राई एयर अलोन. अगर सिर्फ ड्राई एयर में आप उसको रखेंगे या फिर सिर्फ वाटर के अंदर रखेंगे तो आपको ब्राउन डिपॉजिट नहीं दिखाई देगा. जबकि ग्लास बॉटल सी में आयरन नेल शो करती है द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट्स. वहां पर रस्ट आपको दिखेगा, ब्राउन डिपॉजिट दिखेगा. ये इंडिकेट करता है दैट प्रेजेंस ऑफ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज एसेंशियल फॉर दीज डिपॉजिट्स टू डेवलप. इन डिपॉजिट्स को डेवलप करने के लिए हवा और पानी दोनों की जरूरत है. दस इसीलिए मॉइस्ट एयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन डिपॉजिट्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन. अब आप कहेंगे कि ये लॉक के ऊपर कैसे आया ये ब्राउन डिपॉजिट, क्योंकि ये तो सिर्फ हवा के कांटेक्ट में होगा. तो हम जानते हैं हमारे आसपास जो एयर है उसमें वाटर कंटेंट होता है, वो एयर मॉइस्ट होती है. तो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से जो हमारे लोहे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लोहे की चीजें होती है, उन पर ये ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है. द ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट. ये हम पहले भी देख चुके हैं. जो ब्राउन डिपॉजिट है इसको हम कहते हैं रस्ट. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए.
आयरन के बने हुए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब रस्ट जंग लग जाता है उस प्रोसेस को हम रस्टिंग या जंग लगना कहते हैं। मैनी अदर मेटल्स ऑल्सो एग्जिबिट डिसकलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर। सिर्फ आयरन लोहा ही नहीं, और भी दूसरे ऐसे मेटल्स हैं जिनको अगर आप एटमॉस्फेयर में ओपन रख देंगे, वो हवा और पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो उनमें भी डिसकलरेशन, कलर चेंज हो जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। Now, have you noticed the formation of green coating on the surface of copper objects? ये शायद आपने कम देखा हो कॉपर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि कम देखने को मिलते हैं। ये देखिए, देखो कॉपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इस तरह की एक ग्रीन कोटिंग आपको दिखाई देती है, और अब ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट्स। चांदी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है कुछ टाइम के बाद। जैसे यहां पर ये ज्वेलरी आप देख रहे हैं, वैसे सिल्वर शाइनी वाइट कलर की होती है। ये देखो, ये ओरिजिनल कलर है सिल्वर का, और जब ब्लैक कोटिंग आ जाएगी तो ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरह के आपको दिखाई देंगे। ओके, तो कहने का मतलब है मेटल्स ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल सरफेस। मेटल का सरफेस धीरे धीरे डिटीरियोरेट होता है, उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती रहती है धीरे स्लोली, कॉज्ड बाय, और ये किस कारण से होता है, बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस, हवा, पानी या दूसरे सब्सटेंसेस की वजह से। दिस इज नोन एज कोरोजन, इसे हम बोलते हैं कोरोजन। अंडरलाइन कर लीजिए, कोरोजन क्या है, मेटल का सरफेस ग्रेजुअली धीरे धीरे डिटीरियोरेट होता है, उसकी क्वालिटी का गिरती रहती है, खराब होती रहती है, जो हवा, पानी या दूसरे सब्सटेंस की वजह से होता है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। Now, do you know that rusting of iron is a serious problem in our country? क्या आप जानते हैं लोहे में जंग लगना बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की। हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा रुपये हमें खर्च करने पड़ते हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए। या आयरन स्ट्रक्चर्स जो डैमेज हो गए हैं रस्टिंग की वजह से, जंग लगने से लोहा बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से उन पार्ट्स को फिर हमें रिपेयर कराना पड़ता है या उसको रिप्लेस करना पड़ता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। अब रस्टिंग को हम रोके कैसे कि जंग ना लगे, इसके लिए क्या क्या तरीके हैं, कुछ सेवरल मेथड्स होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। वो मेथड्स हैं पेंटिंग, आप पेंट कर सकते हैं लोहे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। जो पेंट है वो हवा या पानी को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है ऑब्जेक्ट के। जैसे लॉक आपने देखा, अगर उसके ऊपर आप पेंट कर देंगे तो जो लोहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसमें जंग नहीं लगेगा। ये देखिए, जैसे लोहे के गेट के ऊपर आपने देखा होगा जनरली पेंट किया गया होता है, क्योंकि पेंट प्रिवेंट करता है, रोकता है एयर और वाटर को आयरन तक पहुंचने से। ओके, नेक्स्ट इज ऑयलिंग और ग्रीसिंग। साइकिल की जो चेन्स होती है या मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को ऑयल से कवर करते हैं या ग्रीस से, वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से वहां तक वाटर और एयर नहीं पहुंच पाते। और एक है अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। तीसरे मेथड में आयरन लोहे के ऊपर हम जिंक की एक प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर लगा देते हैं, जिस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विविल लाइन के बारे में हम हायर ग्रेड्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको 3 मेथड्स या 4 मेथड्स लिखने को आए, जिससे कि हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि लोहे में बहुत जल्दी जंग लगता है, जिसकी वजह से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हमें स्पेंड करनी पड़ती है उन पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए या रिपेयर करने के लिए, और जंग लगने से लोहा बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो वो है पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का क्या मतलब है ये भी पता होना चाहिए। एक प्रोटेक्टिव लेयर जिंक मेटल की लगा दी जाती है लोहे के ऊपर, तो वो जिंक में क्योंकि जंग नहीं लगता तो वो एज इट इज रहेगा और जिंक रोकेगा हवा या पानी को लोहे आयरन के ऊपर तक जाने से। ओके, आगे आते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स। द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। मेटलर्जी बोलते हैं स्टडी ऑफ मेटल्स को। तो देखते हैं एंशिएंट इंडिया में भी लोग जो थे उनको मेटलर्जी, वो मेटल की नॉलेज रखते थे, उसका एक वंडरफुल एग्जाम्पल आपको दिया है। द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त II,
मोर देन 1600 ईयर्स अगो। आज से लगभग 1600 साल पहले ये दिल्ली का आयरन पिलर बनाया था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में ये बना था। ये लगभग 8 मीटर हाइट है इसकी और 6000 किलोग्राम से ज़्यादा वेट है। पूरा लोहे का बना हुआ है। और इस आयरन पिलर के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है, दैट डिस्पाइट ऑल दीज ईयर्स ऑफ फेसिंग विंड्स, रेनफॉल एंड इंटेंस वेदर, इट हैज़ बेयरली एनी रस्ट। आजकल देखिए जो लोहे की चीज़ें आती है बहुत जल्दी उनमें जंग लग जाता है। ये 1600 साल पुराना है। विंड्स, हवाएं भी चलती है इसके आसपास, बारिश भी होती है इस पर, इंटेंस वेदर भी इसने फेस किया है, लेकिन मुश्किल से कोई रस्ट इसके ऊपर आपको दिखाई देगा। देखिए ये ओरिजिनल पिक्चर है। ओके, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इट हैज़ बीन मेड इन अ वे दैट इट रेजिस्ट्स रस्टिंग। इसको इस तरह से बनाया गया है, थोड़ा पास से अगर इसका सरफेस आप देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए रस्ट नहीं है, पूरा लोहे का बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं इसको, सरफेस को ऐसे बनाया गया है कि रस्ट को वो रेजिस्ट कर सके, रस्टिंग को जंग ना लगे उस पर। तो ये हमें बताता है अबाउट द स्किल्स दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में कितने पहले से कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी मेटल्स को लेकर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। रस्टिंग के बारे में, आयरन के बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे एयर और वाटर का क्या प्रभाव पड़ता है दूसरे मेटल्स पर। इसके लिए भी पहले एक एक्टिविटी आपको दी है, डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है। टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आपको सिर्फ देखना है, खुद से परफॉर्म नहीं करनी है। टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, ध्यान रखना है। एडवाइजेबल है स्टूडेंट्स के लिए टू वेयर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस आप पहने और सेफ डिस्टेंस पर रहे। टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मैग्नीशियम रिबन है, लैब में मिल जाएगा। ये देखिए, देखो ये है मैग्नीशियम रिबन। ओके, तो ये आप लेंगे एंड 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कट कर लेना है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है, छोटा ही मतलब। क्लीन इट बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ सैंड पेपर। अच्छा, इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रखा रहता है जनरली लैब में और मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ। तो इसके ऊपर ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। अगर बिना साफ किए आप इसको बर्न करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से बर्न नहीं होगा। तो पहले सैंड पेपर से इसको क्लीन कर लेंगे। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये टोंग्स, चिमटा जो होता है उससे इसको होल्ड करना है। इग्नाइट द अदर एंड, दूसरा एंड आप इग्नाइट करेंगे। इग्नाइट करना मतलब जलाना। टोंग्स इसलिए ज़रूरी है ताकि, क्योंकि बर्न जब ये होगा तो आपका हाथ बचा रहे, क्योंकि मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एक स्पिरिट लैम्प या कैंडल आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो देखो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपके स्कूल में इजीली, पर फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को लेकर जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा। जो मैग्नीशियम रिबन है बहुत जल्दी बर्न होता है, रैपिडली बर्न होता है और एक डार्जलिंग वाइट फ्लेम आपको दिखाई देगी, मतलब ब्राइट वाइट फ्लेम इसमें प्रोड्यूस होगी। नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने देखा होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम। डार्जलिंग मतलब ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ वो बर्न होता है एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। उसके बाद नीचे वाइट पाउडर आपको दिखाई देगा, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो इस तरह से नीचे वाइट पाउडर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से बर्न होने के बाद वाइट पाउडर बन जाएगा और एक ब्राइट डार्जलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा। ओके, फिर जो वाइट पाउडर है उसे आप एक वॉच ग्लास में, जो हमने अभी देखा, उसमें कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। हवा में ऑक्सीजन है, उसने जब रिएक्ट किया मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम रिबन के साथ, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो नीचे व्हाइट सब्सटेंस इकट्ठा हुआ है ये। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब उसे आप इकट्ठा, उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे उस वाइट पाउडर में
एंड स्टिर इट वेल, अच्छे से उसको स्टिर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, एंड चेक इट्स नेचर। अब आपको उसका नेचर चेक करना है, वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ये हम किससे चेक करते हैं? लिटमस पेपर से। प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा। सो चैप्टर याद करिए, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। यू कैन यूज एनी एसिड बेसिक इंडिकेटर। सबसे बेस्ट है, आपकी लैब में भी मिल जाएगा। लिटमस पेपर हम यूज करते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर। तो ये देखिए कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा दिखाया गया है यहाँ पर, पिक्चर की हमें जरूरत नहीं है। आप देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया ब्लू में। और हमें पता है इस चैप्टर में हमने देखा था कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड चेंज करते हैं ब्लू टू रेड, और जो बेस होते हैं, बेसिस, वो कन्वर्ट करते हैं रेड टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, जैसा आपको यहां पर देखने को मिला है। इसमें रेड लिटमस कन्वर्ट हुआ है ब्लू में, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या है? वो नेचर में बेसिक है, बेस है। ओके, व्हाट इफेक्ट डज दिस सॉल्यूशन हैव ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर? क्या इफेक्ट उसका रहा? तो हमने ऑब्जर्व किया दैट इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, जैसा पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ये रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देगा ब्लू में, हेंस इट इज बेसिक इन नेचर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नेचर में कैसा है? बेसिक है। जनरली जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के, वो बेसिक ही होते हैं नेचर में। कुछ एक मेटल्स अगर आप ले, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक होगा, सोडियम ऑक्साइड भी बेसिक होगा। हायर क्लासेस में इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट ये लाइन आपको याद रखनी है, किसी के बाद भी अगर ऑक्साइड लग गया तो वो उसका नेचर कैसा है? वो बेसिक है। वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन द चैप्टर। अगेन इस एक्सपेरिमेंट को भी याद रखिएगा, बाद में जो चैप्टर आएगा चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, उसमें इस एक्सपेरिमेंट को फिर से हम इसका रेफरेंस लेकर और डिटेल में समझेंगे। ये होपफुली समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, उसको बर्न किया, जो वाइट पाउडर मिला वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसका हमने चेक किया कि उसका नेचर क्या है, तो वो नेचर में बेसिक निकला, और यहाँ से ये कंक्लूजन है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, दे आर बेसिक इन नेचर। Now, do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water? ये देखिए, ये है सोडियम, ये ब्लॉक्स आप देख रहे हैं सोडियम के, और इसको हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, जिससे कि हवा और जो ऑक्सीजन है स्पेशली जो हवा में प्रेजेंट है और वाटर के कांटेक्ट में ये ना आए, क्योंकि जैसे ही एयर या वाटर के कांटेक्ट में ये आता है तो ये बर्न होने लगता है। ये देखो, ये थोड़ा सा सोडियम था, यहाँ पर एक ड्रॉप सिर्फ वाटर हमने डाला तो कितनी फ्लेम्स आपको दिखाई दी। सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और बहुत अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। कई बार हाइड्रोजन गैस भी बनती है जो फर्दर फायर को कैच करती है। इसीलिए सोडियम बहुत ही डेंजरस मेटल है, कभी भी इसको कहा जाता है बेयर हैंड से टच नहीं करना है। तो कहने का मतलब है सारे मेटल्स हवा और पानी के साथ इसी तरह से रिएक्ट नहीं करते कि उनके ऊपर कोई लेयर बन जाएगी, जैसे हमने आयरन में देखा या कॉपर में देखा या सिल्वर में देखा, या यहाँ पर एक मेटल को हमने देखा कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर ऑक्साइड बन गया। कुछ इस तरह से भी रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं विग्रसली, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब सोडियम रिएक्ट करता है हवा या पानी के साथ, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। हम केरोसिन में अगर केरोसिन ऑयल में रखते हैं सोडियम को, तो उससे वो प्रिवेंट करता है, केरोसिन प्रिवेंट करता है कि वो मॉइस्चर के, पानी के और हवा के कॉन्टैक्ट में ना आए। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड? अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो जो सोडियम ऑक्साइड बनेगा उसका नेचर क्या होगा? इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली बेसिक इन नेचर, तो इसका ऑक्साइड भी कैसा होगा नेचर में? बेसिक होगा, क्योंकि सोडियम एक मेटल है। ठीक, नाउ लेट अस डिस्कस सब सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बिहेव लाइक मेटल्स। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देखते हैं जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं एयर और वाटर के साथ।
ये जो एक्टिविटी है ये भी डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, शो करेंगे, आपको सिर्फ देखना है, खुद से परफॉर्म नहीं करना है। ओके, ध्यान रखिएगा, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ फ्यूम हुड। फ्यूम हुड बोलते हैं एक लैबोरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट है जिसमें अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जितनी भी जहरीली गैस या टॉक्सिक वेपर्स निकलती है वो उन सबको इनहेल कर लेता है। ये शायद आपके स्कूल में ना मिले, है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये है फ्यूम हुड, ठीक है। तो क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में कुछ गैसेस प्रोड्यूस होगी तो इसीलिए इसको फ्यूम हुड में या फिर और किसी वेल वेंटिलाइज्ड एरिया में करें जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मतलब रूम बंद ना हो पूरा। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूसेस गैसेस, क्योंकि सल्फर हम इसमें बर्न करने वाले हैं इस एक्टिविटी में जिसमें गैसेस प्रोड्यूस होती है जो हार्मफुल हो सकती है अगर आप उनको इनहेल कर ले, सांस के अंदर अगर आपकी बॉडी में वो चले जाते हैं तो। सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर, सल्फर को पाउडर फॉर्म में आपको लेना है इन अ डीफ्लेग्रेटिंग स्पून। डीफ्लेग्रेटिंग स्पून आपको मिल जाएगी लैब में अपनी। ये इस तरह की लॉन्ग हैंडल्ड मेटल स्पून होती है जिससे कि आप उसको सेफली होल्ड कर सके और बर्न कर सके। कुछ जो हमारे सब्सटेंसेस है जिसमें सल्फर आता है या फॉस्फोरस आता है उसको सेफली हीट करने के लिए, बर्न करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। लॉन्ग स्पून होती है इन एक्सपेरिमेंट्स टू सेफली हीट एंड बर्न सब्सटेंसेस। पिक्चर में आपको दिखाई गई है। ये है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। अगर डिफ्लेग्रेटिंग स्पून नहीं अवेलेबल है तो आप एक मेटल कैप ले लेंगे ऑफ एनी बॉटल। ये कैप आपने ले ली और उसके चारों तरफ मेटल की एक वायर ऐसे रैप करेंगे एंड गिव इट अ शेप, और इस तरह से उसको शेप दे देंगे, ठीक है। ये मेटल की वायर हो गई जिसको आप होल्ड कर सकते हैं, ये कैप हो गई बॉटल की। नाउ हीट इट ऑन अ फ्लेम। सल्फर को आपको हीट करना है फ्लेम पर हीट करेंगे एंड एज सून एज द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही सल्फर बर्न होना स्टार्ट हो, जलना स्टार्ट हो जाए, इंट्रोड्यूस द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इनटू अ गैस जार और ग्लास टम्बलर। ये देखो इस तरह से करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करिए। ये आपकी डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है, इसके अंदर ये सल्फर है। अब हीट करेंगे आप, जैसे ही वो बर्न होना स्टार्ट होगा एकदम से जार में आपको रख देना है जिससे कि जो गैस प्रोड्यूस हो वो उस जार के अंदर ही रहे। ओके, वैसे इस एक्टिविटी में दिखा नहीं, अदरवाइज जो सल्फर है बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू इस तरह की फ्लेम के साथ वो बर्न होता है। थोड़ा टाइम अगर रखेंगे आप उसको फायर के ऊपर तो ये ब्लू फ्लेम आपको दिखाई देगी और फिर इमीडिएटली उसको आपको एक जार के अंदर रख देना है, कवर कर देना है ग्लास जार को या ग्लास टम्बलर को एक लिड से, टू इंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो उस जार के बाहर ना जाए। नाउ रिमूव द लिड आफ्टर 3 to 4 मिनट्स। 3 से 4 मिनट के बाद लिड को रिमूव करिए एंड टेक आउट द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। डिफ्लेग्रेटिंग स्पून को भी बाहर निकाल लीजिए एंड ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द ग्लास जार। ग्लास जार में थोड़ी सी क्वांटिटी में, ये बहुत जल्दी करना होगा आपको। ग्लास जार में पानी डालिए एंड क्विकली प्लेस द लिड बैक एंड शेक इट सो दैट द गैस डिजॉल्व्स। फिर एकदम से आपको लिड रख देनी है उसके ऊपर, बंद कर देना है उसको, जिससे कि जो गैस है वो डिजॉल्व हो जाए पानी के साथ। अच्छे से उसको फिर शेक करेंगे आप। अब फिर से रिकॉल करिए चैप्टर को, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल वाले चैप्टर को। एसिड बेस इंडिकेटर आप लेंगे फिर से और चेक करेंगे कि जो सोल्यूशन आपको मिला है वाटर ऐड करने के बाद उस गैस में, वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो जो आपका सोल्यूशन था उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में, और रेड लिटमस पर कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? जो एसिड्स होते हैं। कहने का मतलब है सल्फर ने जो ऑक्साइड बनाया है, सल्फर ऑक्साइड, वो क्या है? वो एक एसिडिक सोल्यूशन है। वैसे भी सल्फर मेटल नहीं होती है, हमने पढ़ा था मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ये एक नॉन मेटल है। सो यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसका जो नेचर है, उस वाटर को जब आप टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर के साथ, तो उसने ब्लू को रेड कर दिया, मतलब वो एसिडिक है। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, सल्फर को ध्यान रखिएगा जब आपने बर्न किया एयर में क्या है? ऑक्सीजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई,
ऑन डिजॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, जब आपने उसको डिजॉल्व कर लिया तो उसका लिक्विड बन गया, एक तरह से गैस से लिक्विड फॉर्म में वो आ गई, सल्फ्यूरिक एसिड उसके बाद प्रोड्यूस हुआ। डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल्स डू, क्या मेटल की तरह सल्फर ने बिहेव किया पानी के साथ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स बने थे वो सभी बेसिक थे नेचर में, और सल्फर से क्या बना है? सल्फ्यूरिक एसिड, वो एसिड बना है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा? सल्फर ने जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ जब हमने मिक्स किया वाटर को तो क्या बना? वो बना सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अगेन आपको पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। एसिड। अब अच्छा, ये जो क्वेश्चन था क्या सल्फर भी उसी तरह से बिहेव करता है मेटल के साथ, इसके लिए एक और एक्टिविटी आपको दी है। थोड़ा सा अब आप सल्फर पाउडर लेंगे, एक ग्लास टम्बलर में थोड़ा वाटर लेंगे, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई बबल्स नहीं बने, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुई। सल्फर को अगर आप वाटर में रखते हैं तो देयर इज नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो जैसे मैग्नीशियम था या सोडियम था, उनकी तरह सल्फर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यू मे हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी रिएक्शन नहीं होता जब सल्फर को हम प्लेस करते हैं इन वाटर। Substances like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals. हमारी कुछ सब्सटेंसेज है जिनमें सल्फर है, फॉस्फोरस है, जो बहुत अलग तरह से रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ। सल्फर को तो हमने देख लिया, पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं, और एयर के साथ कैसा रिएक्शन होता है? ऑक्साइड बनता है और उसको वाटर में डिसॉल्व करने से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर as it catches fire when exposed to atmospheric air. फॉस्फोरस को हम किस में स्टोर करके रखते हैं? पानी के अंदर। ये देखिए, ये फॉस्फोरस है और इसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर में आप रख देंगे, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, तो हवा के साथ बहुत जल्दी ये रिएक्ट करती है और इसमें बहुत इजीली कैचेस फायर, आग लग जाती है। थोड़े टाइम के लिए आप प्लेट में अगर इसको रख दे तो देखो अपने आप ही, कोई कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, फॉस्फोरस इस तरह से रिएक्ट करेगी। नाउ दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो अगर हम सल्फर और फॉस्फोरस की बात करें, ना ये मैलिएबल है, यानी कि ना इनको अगर आप हैमर से इनको हिट करें तो ना इनकी शीट बनाई जा सकती है, ना ये डक्टाइल है, ना इनको तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनकी वायर बन सकती है। एंड दे आर नॉट सोनरस, सोनरस भी नहीं है, इनको ऊपर से नीचे गिराने पर आपको कोई रिंगिंग साउंड भी नहीं आएगी। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, मैलिएबल, डक्टाइल या सोनरस, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स की। अब क्योंकि इनमें तीनों ही नहीं है तो यानी कि ये मेटल्स नहीं है। दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का ये पुअर कंडक्टर भी है। सो दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हम कंपेयर कर रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। मेटल्स शाइनी होते हैं, वो उनको इजीली उनकी शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्ट्रेच करने के बाद रिंगिंग साउंड आती है नीचे गिरने पर। गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और इसके सारे ऑपोजिट है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। ओके, और एक और डिफरेंस कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। होपफुली ये आंसर अब आपको रटने की जरूरत ही ना पड़े, एग्जाम में आएगा तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सम अदर नॉन मेटल्स आर, दो तो हमने देख लिए, फॉस्फोरस है, सल्फर है, और दूसरे कौन से नॉन मेटल्स हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा। ये आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑड वन आउट में भी आपसे पूछ सकते हैं। चार आपको एग्जांपल दे दिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और एक दे दिया मान लीजिए सोडियम। तो कौन सा ऑड वन आउट है? सोडियम, क्योंकि वो एक मेटल है। ठीक है, ये कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं।
दीज मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद मटीरियल्स। ध्यान रखिएगा, मेटल और नॉन मेटल्स को मटीरियल के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। मटीरियल्स कौन से होते हैं? प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर, पेपर। These materials are not classified as metal or non-metals because they are not elements. इन्हें हम as metal या non-metal classify नहीं कर सकते क्योंकि ये elements नहीं है। ये क्या है? ये materials हैं। अब देखो दोनों में difference क्या है। आपके आसपास जितनी भी सब चीज़ें हैं वो substances से बनी है। कुछ substances elements होते हैं, कुछ substances materials होते हैं। Elements को दो parts में आप divide कर सकते हैं, metals और non-metals में। मेटल्स और नॉन मेटल्स सब कैटेगरीज हैं सब्सटेंसेस की जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स की दो कैटेगरीज होती है, एलिमेंट्स नॉन मेटल हो सकते हैं या मेटल्स हो सकते हैं। और एलिमेंट होते क्या हैं? एलिमेंट वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। इनमें सिर्फ एक ही तरह का एटम होता है। अगर सिंपल केमिकल मेथड से आप इनको और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहे वो नहीं हो सकता है। ठीक है। मटेरियल्स क्या है? मटेरियल्स वो हैं जिनसे हमारे आसपास की चीज़ें बनी हैं। लकड़ी है, प्लास्टिक है, आपके आयरन तो एलिमेंट में भी आ जाएगा, और रबर है। ये सभी क्या है? ये मटेरियल्स हैं। और दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बनते हैं जिनको फर्दर केमिकल मेथड से हम और सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड है, आयरन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ओके। प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नोन। अभी हम कितने एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं? 118। ये एलिमेंट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है सभी मैटर का। सम आर नेचुरली अकरिंग, कुछ नेचर में मिलते हैं, कुछ ऐसे भी है जिनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है लैब में, एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में खुद से वो एग्जिस्ट नहीं करते। यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट्स इन हायर ग्रेड्स। इन एलिमेंट्स के बारे में हायर ग्रेड्स में आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ? क्या नॉन मेटल्स ज़रूरी है हमारी एवरीडे लाइफ में? यू ऑफन ऑब्जर्व मेनी मेटल इन डे टू डे लाइफ। मेटल तो आप बहुत देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे लोहे की बनी हुई कितनी चीज़ें होती है, एल्यूमिनियम की बनी हुई कितने आपके यूटेंसिल्स होते हैं, स्टील के बने हुए होते हैं। तो मेटल के यूजेस हमें पता है। क्या नॉन मेटल का भी कोई यूज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। कोई शाइन उनमें नहीं होती, हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, मेटल की तरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं होते हैं, हाई स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन क्योंकि उनमें ये सब प्रॉपर्टी नहीं है तो ये आपके माइंड में ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि नॉन मेटल्स तो फिर इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, शाइन नहीं है, डल है, ना सोनरस है, ना कोई उनमें एक तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ना हीट को कंडक्ट करते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रांग भी नहीं होते। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, नॉन मेटल है एक, कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर जिंदा रहने के लिए, सभी लिविंग बींग्स के लिए, क्योंकि हम उसमें सांस लेते हैं, जो ब्रीद इन ऑक्सीजन, जो कि एक नॉन मेटल है। एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मेटल्स की चीज़ें बनती है, नॉन मेटल्स दूसरी तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कोई दूसरे यूजेस आप बता सकते हैं ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है। इंडस्ट्रीज़ में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके ऑक्साइड बनाने के लिए। जैसे प्लास्टिक फैक्ट्री में यूज़ किया जाएगा, फैब्रिक्स की फैक्ट्री में। तो बहुत सारे यूजेस हैं अदर दैन ब्रीदिंग के भी, ऑक्सीजन के। कार्बन भी बहुत ज़रूरी है हमारी एवरीडे लाइफ में, बिकॉज इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जैसे ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है हाउस बिल्ड करने के लिए, वैसे ही कार्बन यूज़ होती है लिविंग थिंग्स को बनाने के लिए। कार्बन सभी में प्रेजेंट है, भले ही एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन्स हो, या बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो कार्बन से बने हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है ग्रोथ और एनर्जी के लिए। ओके, प्रोटीन है जो ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, बॉडी को रिपेयर करता है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं। फैट्स है जो स्टोर करते हैं एनर्जी को, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये सभी, इन सभी में ये सभी कार्बन पर बेस्ड है। नाइट्रोजन, अगर तीसरी नॉन मेटल की हम बात करें, इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। खेतों में जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, उनमें और दूसरे केमिकल्स में नाइट्रोजन यूज़ होता है। ये बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। जैसे ये आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स है ना, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
ऐसे ही प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन है। क्लोरीन, अगर एक और नॉन मेटल की हम बात करें, ये भी एक नॉन मेटल है विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसे यूज़ किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन भी एक नॉन मेटल है, उसका सोल्यूशन जो है उसको वुंड्स पर, घाव पर हम अप्लाई करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। ये पैराग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपसे पूछ लिया गया राइट 5 यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। आप लिखेंगे, पहले नाम लिखिए नॉन मेटल का, फिर उसका यूज लिखिए। ऑक्सीजन, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन। दूसरा कार्बन, कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, या जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी का बेस कौन है? कार्बन है। देन नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। उसके बाद क्लोरीन, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। आयोडीन सोल्यूशन वुंड्स पर अप्लाई किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, आई थिंक 5 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये क्वेश्चन इजीली 5 मार्क में आ सकता है। नाउ साइंस एंड सोसाइटी। सो डू यू नो दैट मेनी मेटल्स एंड देयर एलॉयज, एलॉय बोलते हैं जहां पर हम 2 या उससे ज्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं, या मेटल में किसी नॉन मेटल को मिक्स करते हैं, जैसा स्टील का एक एग्जाम्पल हमने देखा था। तो बहुत सारे मेटल्स और उनके जो एलॉयज हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेली यूज एज यूटेंसिल्स एंड टूल्स। बहुत सारे बर्तन और दूसरे टूल्स उनसे बनाए जाते हैं। These are also important for modern technologies and essential in almost every industry. मेटल और उनके एलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में और हमारी एवरीडे इंडस्ट्रीज में। कुछ स्पेशल मेटल्स हैं जिनको एटॉमिक एनर्जी में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि ज़िरकोनियम, एरोस्पेस में यूज किया जाता है जैसे टाइटेनियम एट्सेट्रा। इंडिया में बहुत सारे मेटल्स हैं, स्पेशली आयरन और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, जिनको रिसाइकल किया जाता है जिससे कि वेस्ट मिनिमाइज हो और सस्टेनेबिलिटी में वो कंट्रीब्यूट कर सके, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मेटल्स बचे रहे, तो उनको ही रिसाइकल किया जाता है, फिर से नए प्रोडक्ट्स उनसे बनाए जाते हैं। ओके, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए था। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।